नया सवेरा एक दिल को छू लेने वाली कहानी समय निकालकर अवश्य अध्ययन करें। ऐसा आदमी भला कोई होता है हैं? कोई ससुराल में मिला धन छोड़ता है क्या? अरे वह 2 बीघा खेत और मकान के आधे हिस्से की उत्तराधिकारिणी तुम्हारी एकमात्र पत्नी ही तो है। प्रशांत सर झुकाए अपने पिता के सामने खड़ा था और उसके पिता उसे उसके कर्तव्य और लाभ के बारे में बताए जा रहे थे। पिताजी ने पुनः डांटा और हिदायत देते हुए कहा कि कल ही ससुराल चले जाओ और अपने ससुर के नाम के हिस्से की जमीन और मकान को अपनी पत्नी के नाम नामांतरण का आवेदन दे दो। ऐसा ना हो कि उस जमीन पर तुम्हारे ससुर का जो छोटा भाई है वह अपना नाम चढ़वा ले, नहीं तो ताकते रह जाओगे, मुकदमा लड़ना पड़ेगा। अरे समझे या नहीं? झुके हुए सर को प्रशांत ने उठाया, पिताजी की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे हिम्मत करके बोलने लगा कि बाबूजी, हमारे पास तो 8 बीघे ज़मीन है। मैं खुद अध्यापक हूँ, अच्छी सी सैलरी मिलती है, मगर बाबूजी, स्वर्गीय ससुर जी के भाई बहुत गरीब हैं, किसान हैं, 3 बेटियाँ हैं। पिछले साल स्वर्गीय ससुर जी के भाई ने बड़ी बेटी की शादी खेत बेचकर की और अभी उनकी 2 जवान बेटियाँ तथा एक छोटा बेटा है। बाबूजी, जब भी मैं ससुराल जाता हूँ तो मुझे जीजा जी कहकर बैठाने, खिलाने, दुलाने वाली मेरी वही चचेरी सालियाँ ही होती हैं। वो मासूम छोटा साला भी बहुत प्यारा है। तो उससे क्या हुआ? नेवासा पाने के लिए ही तो हमने तुम्हारी शादी की थी। अरे उसको बेच के शहर में ज़मीन लेकर मकान बनवाई के क्वार्टर पे दे के पैसा कमाएंगे, बुर्बक कहीं के। बाबूजी, हमारा दिल नहीं मान रहा है। हमारे ससुर सास मरे हैं, लेकिन ससुर के भाई जिंदा हैं। मैं या आप जब वहाँ जाते हैं तो कितनी इज्जत होती है। बाबूजी, आपका समधियाना समाप्त हो जाएगा। एक प्रमुख रिश्तेदारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मैं खुद कमाकर ज़मीन ले लूँगा, मगर बाबूजी, वो घर ज़मीन उन्हीं के भाई को मिलनी चाहिए। ये हमारी तरफ से उनके लिए खुशियों का उपहार होगा। बाबूजी, दुनिया कुछ भी कहे, ईश्वर हमारे ऊपर जरूर खुश हो जाएंगे। पिताजी चकित थे कि इस जमाने के बिल्कुल उलट सोच के बेटे की बातों को सुनकर। मगर वो जमीन तो बहू की है, बहू मानेगी। हाँ पिताजी, आपकी बहू भी यही चाहती है। आपकी बहू नहीं चाहती कि उसका मायका छूटे, प्रशांत ने पिताजी को बताया। पिताजी खड़े हो गए। पिताजी के मन में चल रहा अंतर्द्वंद समाप्त हो गया। पिताजी ने अपने महान बेटे की तरफ देखकर बोले, कार बाहर निकालो, बहू बच्चों को बैठाओ, हम सब इसी वक्त समधियाना चलेंगे। मेरे अंदर लालच समाया हुआ था, लेकिन अब लालच के बादल छट गए हैं। हम स्वयं स्वर्गीय समधी जी के भाई के पास जाकर मिलना चाहते हैं। कार फर्राटे भरती हुई प्रशांत के ससुराल चली जा रही थी। प्रशांत का परिवार बेहद खुश था। कार ससुराल के पास पहुंच गई। प्रशांत की सुंदर सुंदर सालियां, मासूम सुंदर सा साला प्रशांत के साथ सब खुश हो गए। दौड़कर कार के पास गए। सालियां और साला पैर छू छू कर सबको प्रणाम किए। सालियों ने जीजाजी का हाथ पकड़ लिया, मगर प्रशांत के स्वर्गीय ससुर के भाई दिखाई नहीं दे रहे थे। भाई की मृत्यु के उपरांत वे चिंतित रहने लगे थे, जिससे कमजोर होकर ऐसे बीमार पड़े कि बिस्तर से उठना मुश्किल था। प्रशांत के पिताजी ने पूछा, समधी जी कहाँ हैं? बाबूजी, पिताजी बीमार हैं, कहकर प्रशांत की सालियाँ रोने लगीं। एक शौक सा लगा प्रशांत के बाबूजी को। वे दौड़ पड़े समधी जी के पास। समधी के अर्धचेतन अवस्था में सोए हुए थे। प्रशांत के पिताजी ने आवाज़ दी, समधी जी, समधी जी। समधी जी की आंख थोड़ी सी खुली। सोए सोए दोनों हाथ जोड़ लिए। प्रशांत के पिताजी पुनः चिल्लाए, समधी जी, आज मैं एक उपहार लेकर आया हूँ, ये देखिए। एक नोटरी स्टाम्प पेपर उन्होंने समधी की तरफ बढ़ाया और कहा, आपकी ज़मीन हमें नहीं चाहिए। ये देखिए, आपकी भतीजी खड़ी है, उस नोटरी पत्र पर उसका साइन है। भतीजी अपने चाचा को पकड़कर रोने लगी कि उठिए चाचा, आपने अपनी भतीजी की शादी सम्राट घर में की है, कोई कमी नहीं है, आपकी ज़मीन को मैं क्यों लूँगी। बीमार चाचा जी के अंदर पता नहीं कहाँ से शक्ति का संचार हो गया। बिस्तर से धीरे धीरे उठकर बैठ गए, फिर खड़े हो गए। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू थे। वे एकटक समधी जी की तरफ देख रहे थे, फिर दामाद की तरफ देखकर हाथ जोड़ लिए और समधी जी के पैर पर गिर गए।
प्रशांत के पिताजी ने समधी जी को गले लगा लिया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। प्रशांत के ससुराल का माहौल बेहद खुशनुमा हो गया। पकौड़ियाँ छान छान कर सालियाँ लाने लगीं। स्पेशल चाय बन रही थी। प्रशांत ने ससुराल जैसे स्वर्ग को सदा के लिए स्वच्छित कर लिया।